अभी तक हमने लोकसभा के इलेक्शन सिस्टम के बारे में बात करी, तो हमने देखा कि लोकसभा का इलेक्शन सिस्टम एफपीटीपी सिस्टम से होकर गुजरता है, जिसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत जिस पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ लोकसभा के मेंबर भी बन जाते हैं। इसके अलावा हमने राज्यसभा के इलेक्शन सिस्टम के बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। तो हमने देखा था कि जो राज्यसभा के इलेक्शन सिस्टम होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होकर गुजरता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीआर सिस्टम बोलते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसे एक कोटा को क्लियर करना होता है। ये कोटा होता है वोट्स का, इसी कोटे के बराबर इन्हें वोट लेने होते हैं। और अगर इस कोटे के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो जिस कैंडिडेट के सबसे कम वोट होते हैं उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके वोट को बाकी दूसरे कैंडिडेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं या फिर राज्यसभा में जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, जिसे हिंदी में हम विधानसभा बोलते हैं। और इन विधानसभा में कौन होता है? इन विधानसभा में होते हैं विधायक, जिन्हें एमएलए कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जी हाँ, ये एमएलए ही होते हैं जो इन कैंडिडेट के लिए इलेक्ट करते हैं, इन कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। और इन एमएलए को किसने चुना? इन एमएलए को हमने चुना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं ये इंडायरेक्टली हमारे द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं। अब जब राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं और कैंडिडेट की संख्या जिसे इलेक्ट किया जाना है एक से ज़्यादा होती है तो हर एक एमएलए को एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाता है और उस बैलेट पेपर में कैंडिडेट का नाम होता है और हर एक कैंडिडेट के नाम के आगे बॉक्स होता है, जिस बॉक्स में एमएलए को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन कैंडिडेट को रैंक करना पड़ता है। यानी कि मैं इस कैंडिडेट को पहले नंबर पर देखना चाहूँगा, इसको दूसरे नंबर पर, इसको तीसरे नंबर पर। तो इस तरीके से राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। और अगर किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा के इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें ये कोटा क्लियर करना ही पड़ता है। अब ये कोटा निकलता कैसे? इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? टोटल वोट्स पोल्ड, यानी कि जितने वोट गिरे जाएंगे। उदाहरण लेंगे अभी हम राजस्थान का। मान लो कि 200 एमएलए हैं जिन्हें 4 राज्यसभा की सीट को वैकेंट करना है। अब इस 4 राज्यसभा की सीट में हम +1 कर देंगे, इसका जो क्वोशंट आएगा उसे भी हम +1 कर देंगे, यानी कि 5 4 20, यानी कि 41 एमएलए का किसी कैंडिडेट को सपोर्ट चाहिए होगा अगर उसे राज्यसभा का मेंबर बनना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि जितने वोट गिरने हैं डिवाइडेड बाय जितने कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है उसमें +1 कर देंगे, साथ ही साथ जो क्वोशंट निकल कर आएगा उसमें भी हम +1 कर देंगे तो हमारा कोटा निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो कि 4 राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट किया जाना है राजस्थान के 200 एमएलए के द्वारा, तो कोटा क्या निकल कर आ गया? 41 वोट। अब जब वोटिंग हो जाएगी, जब हर कोई अपनी प्रेफरेंस दे देगा, तो जब काउंटिंग होगी, अब जो काउंटिंग होगी वो फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि ये देखा जाएगा कि कितने एमएलए ने इस कैंडिडेट को पहले नंबर पर रखा है। लेकिन अगर काउंटिंग होने के बाद जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं अगर वो इलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो उस कोटा को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो जिस कैंडिडेट के सबसे कम वोट होते हैं उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और इनके वोट बाकी जो बचे कैंडिडेट हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, उनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। यानी कि ये देखा जाता है कि ऐसे कितने एमएलए हैं जिन्होंने इन व्यक्तियों को दूसरे नंबर पर राज्यसभा की सीट के लिए नियुक्त किया है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो जाते। अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास एमएलए कितने? हमारे पास एमएलए हैं 200।
इन 200 एमएलए को 4 कैंडिडेट को इलेक्ट करना है और हमारे पास कोटा कितना है? कोटा है हमारे पास 41। यानी कि अगर किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसे 41 एमएलए का सपोर्ट चाहिए होगा। तो जब इनके इलेक्शन होंगे, इलेक्शन से पहले हर एक एमएलए को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट पेपर में कैंडिडेट का नाम होगा और नाम के आगे क्या होगा? एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स में हर एक एमएलए को अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होगी, यानी कि मैं इसे पहले नंबर पर देखना चाहता हूं, इसे दूसरे नंबर पर और इसे तीसरे नंबर पर। अब हमारे सामने 6 कैंडिडेट हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब हर एक एमएलए को बैलेट पेपर भी दे दिया गया और उन्होंने अपनी प्रेफरेंस भी फिल कर दी। अब जब प्रेफरेंस को पहली प्रेफरेंस काउंट करी गई, यानी कि ये देखा गया कि ऐसे कितने एमएलए हैं जिन्होंने ए से लेकर एफ कैंडिडेट को पहले नंबर पर देखना चाहा है, अपना पहला प्रेफरेंस दिया है, वो चाहते हैं कि सबसे पहले ये व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बने। तो जब पहली काउंटिंग हुई तो पाया गया कि ऐसे 40 एमएलए थे जो कि ए को पहला प्रेफरेंस दे रहे थे, यानी कि 40 ऐसे एमएलए थे जो कि चाहते थे कि मैं ए को सबसे पहले नंबर पर राज्यसभा का मेंबर बनते हुए देखना चाहता हूं। वहीं 50 एमएलए का सपोर्ट मिला बी को, साथ ही साथ 50 एमएलए का सपोर्ट सी को भी मिला, 40 एमएलए का सपोर्ट मिला डी को, 11 को मिला 11 एमएलए का सपोर्ट मिला ई को, वहीं 9 एमएलए का सपोर्ट मिला एफ को। अब देखो, हमारे पास कोटा कितना है? हमारे पास कोटा है 41। अब 41 किस किस कैंडिडेट का कोटा अचीव हो रहा है? तो इनका तो नहीं हो रहा है, इनका भी नहीं हो रहा है और इनका भी नहीं हो रहा है, साथ ही साथ इनका भी नहीं हो रहा है। किनका हो रहा है? बी और सी का कोटा अचीव हो रहा है, यानी कि ये क्या बन गए? राज्यसभा के मेंबर बन गए। लेकिन हमारे पास सीट कितनी है? हमारे पास सीट तो 4 हैं। अब क्या होगा? अब जिस कैंडिडेट के सबसे कम वोट हैं, यानी कि एफ के, अब इनको क्या कर दिया जाएगा? एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब जो इनके वोट होंगे वो इन 3 कैंडिडेट ए, डी और ई में डिवाइड कर दिए जाएंगे सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। यानी कि अब ये देखा जाएगा कि ऐसे कितने एमएलए हैं जो कि ए, डी और ई को दूसरे नंबर पर राज्यसभा का मेंबर बनते हुए देखना चाहते हैं इन 9 वोट में से। तो जब सेकंड प्रेफरेंस को काउंट किया गया तो ये देखा गया कि ऐसे एमएलए जिन्होंने ए को अपनी पहली प्रेफरेंस दी थी वो कितने थे? 40 थे। अब ऐसे एमएलए जो कि ए को दूसरे नंबर पर देखना चाहते थे वो कितने हैं? 3 है। यानी कि इनको कितने एमएलए का सपोर्ट मिल गया? अब 43 का मिल गया। ठीक इसी प्रकार से 3 एमएलए का सपोर्ट डी को भी मिल गया सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। वहीं 3 एमएलए का सपोर्ट ई को भी मिल गया। यानी कि अब ए के वोट कितने हो गए? 43, इनका भी कोटा अचीव हो गया। डी को कितने मिल गए? 43, इनका भी कोटा अचीव हो गया। ई को कितने हो गए? ई के 14 हो गए, इनका तो कोटा अचीव नहीं हुआ, लेकिन ए और डी का हो गया। और हमारे पास कैंडिडेट भी कितने थे? 4 थे, 2 पहले हो गए थे और अब ए और डी को भी इलेक्ट कर लिया जाएगा और राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ पार्लियामेंट की। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का सबसे पहला रोल होता है कि वो नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर ले। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, जिनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ चुके हैं। जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं तो एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है और उस लिस्ट में ये देखा जाता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कितने एमपी को इलेक्ट किया गया है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को आदरणीय प्रेसिडेंट आमंत्रित करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। जैसे कि लोकसभा में 550 मेंबर को कंट्री के सिटीजन के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, वहीं 2 मेंबर को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। यानी कि इस 550 में से कम इसके आधे यानी कि 275 मेंबर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के होने चाहिए अगर उसे उस लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए तो।
इसके अलावा लोकसभा में दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जो कि अपोजिशन पार्टी होती है। इसके अलावा एक बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी भी होती है। ये वो पार्टी होती है जो कि मेजॉरिटी पार्टी से सिर्फ कुछ वोट के चलते इलेक्शन को जीतने से चूक गई। अब लोकसभा का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना, जिसके चलते पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा सके इन एग्जीक्यूटिव के द्वारा। एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट दोनों का मतलब एक ही है। एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट को हम सिनोनिम्स के रूप में यूज करते हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे देश के, वो लीडर होते हैं लोकसभा में रूलिंग पार्टी के, और अपनी ही पार्टी के बीच में से कुछ मेंबर को प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स के रूप में सेलेक्ट करते हैं, जिसके चलते ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकें। इन मिनिस्टर को गवर्नमेंट के अलग अलग एरियाज और डिपार्टमेंट का हक दिया जाता है, इन्हें चार्ज दिया जाता है। जैसे कि कुछ को हेल्थ डिपार्टमेंट तो कुछ को एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहीं कुछ को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया जाता है, और इन मिनिस्टर को हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है कि किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जिसके चलते अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ जाती हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। और इस समय जो हमारे सामने गवर्नमेंट निकल कर आती है उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। हिंदी में इसे गठबंधन और मिली जुली सरकार बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट के दूसरे फंक्शन के बारे में, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म। जब पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत होती है क्वेश्चन आवर से। इस क्वेश्चन आवर में गवर्नमेंट से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी पॉलिसीज़ और उनके प्रोग्राम के चलते। और ये क्वेश्चन कौन पूछता है? ये क्वेश्चन पूछते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा की अपोजिशन पार्टी भी होती है, साथ ही साथ राज्यसभा भी होती है। और इस क्वेश्चन आवर के चलते रूलिंग पार्टी को अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम के चलते पॉजिटिव फीडबैक भी मिल पाता है और वो अपनी शॉर्टकमिंग को इम्प्रूव भी कर पाती है। साथ ही साथ इन क्वेश्चन आवर में लोगों की डिमांड को भी सबके सामने रखा जाता है, जिसके चलते हर कोई उनके ऊपर ध्यान दे सके। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है इस गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है, गाइड भी करती है, साथ ही साथ इन्फॉर्म भी करती है। अब हम बात करेंगे लॉ मेकिंग की, कि कैसे एक नया लॉ बनाया जाता है, कैसे कायदे कानून बनाए जाते हैं, उनका प्रोसेस क्या है। तो अब हम जानेंगे कि पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या होता है। जब भी कोई नया नियम, कायदा, कानून बनाया जाता है तो उसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो किसी भी नए लॉ की शुरुआत होती है एक बिल से, और उस बिल की शुरुआत होती है कुछ इंडिविजुअल और कम्युनिटी की डिमांड से। मान लो कि कुछ कम्युनिटी की डिमांड है और वो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, धरना कर रही है, रैलीज निकाल रही है, जिसके चलते उनकी गुहार गवर्नमेंट तक पहुंच पाए और गवर्नमेंट उनके लिए कोई सॉल्यूशन को निकाल पाए। अब मान लो कि इनकी डिमांड कुछ मिनिस्टर या फिर किसी प्राइवेट मेंबर के कानों में पड़ जाती हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक वाइट शीट पेपर पर इनकी सारी डिमांडों को लिख लेंगे, जिसे हम बिल बोलते हैं। और इस बिल में इनकी डिमांड, इनकी प्रॉब्लम की सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब बात आती है इस बिल की इंट्रोडक्शन की पार्लियामेंट में। तो अगर ये बिल किसी मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो उसे हम गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। वहीं अगर कोई प्राइवेट मेंबर इस बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। लेकिन अभी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न ये नहीं है। मान लो कि कोई ऑर्डिनरी बिल है, तो अगर ऑर्डिनरी बिल है तो वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल में सिर्फ लोकसभा में ही उसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा का उससे कुछ भी लेन देन नहीं होता है। मान लो कि ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया किसी भी हाउस में,
अब जो हाउस है इसे कमेटी के पास भी भेज सकता है या फिर खुद डिस्कशन कर सकता है। मान लो कि इसे कमेटी के पास भेज दिया गया, तो कमेटी क्या करेगी? कमेटी सारी सिचुएशन को एनालाइज करेगी, उसे जांचेगी, उसे परखेगी और देखेगी कि अगर ये बिल लॉ में तब्दील हो गया तो क्या लोगों को सॉल्यूशन मिल पाएगा। अगर उसे लगता है कि अगर ये बिल लॉ में तब्दील हो जाएगा तो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाएगा, तो ये कमेटी एक रिपोर्ट देती है और ये रिपोर्ट किसी भी हाउस को दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि रिपोर्ट राज्यसभा को दे दी। अब जो राज्यसभा है इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। मान लो कि राज्यसभा ने इसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के बाद अब राज्यसभा में ये बिल 3 प्रोसीजर से होकर गुजरेगा। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी हेडिंग और मेन पॉइंट के ऊपर चर्चा होगी। सेकंड रीडिंग में उसके हर एक सेंटेंस पर डिटेल डिस्कशन और डिबेट होगी। थर्ड रीडिंग पर फाइनली बिल पर वोटिंग होगी। उदाहरण के तौर पर राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, तो इन 250 मेंबर में से 50+1 यानी कि 126 लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा राज्यसभा में अगर इस बिल को पास करना है। तो मान लो कि ये बिल राज्यसभा में पास हो गया, तो राज्यसभा के पास होने के बाद ये बिल जाएगा लोकसभा में। अब लोकसभा इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और इसमें रिकमेंडेशन को भी सजेस्ट कर सकता है। मान लो कि लोकसभा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब लोकसभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, दोबारा से वही प्रोसीजर रिपीट होंगे। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी हेडिंग और मेन पॉइंट पर बात होगी। सेकंड रीडिंग में उसके हर एक सेंटेंस पर डिटेल डिस्कशन, डिबेट होगी। थर्ड रीडिंग में फाइनली बिल पर वोटिंग होगी। मान लो कि अब लोकसभा में भी इस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया गया, यानी कि 50%+1 लोगों का यहाँ पर सपोर्ट मिल गया, तो अब इसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग को बुलाना पड़ता है। अगर इस जॉइंट मीटिंग के बाद ये बिल पास हो जाता है तो ये बिल जॉइंट मीटिंग से भी होकर प्रेसिडेंट के पास जा सकता है या फिर किसी भी लोकसभा से भी ये बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बिल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिकमेंडेशन को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार करो। मान लो कि ये बिल प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बस अब प्रेसिडेंट के साइन करने भर की देरी है कि ये बिल लॉ में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्लियामेंट में नए नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ये लोग है कौन, पार्लियामेंट में किस किस को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो अब पार्लियामेंट में उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गई है जिन्हें बहुत समय पहले और अब तक रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था, जैसे कि दलित और बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें एससी और एसटी भी इंक्लूड है। और अब तो ऐसा भी है कि पार्लियामेंट में कुछ सीट एससी और एसटी के लिए रिजर्व होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिसके चलते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हो पाए। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे एरिया से इलेक्ट हो पाएंगे जहां पर एससी और एसटी रह रहे हैं, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दलित और आदिवासी के इंटरेस्ट को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ वुमेन को रिप्रेजेंटेशन करने के ऊपर भी बहुत समय पहले डिबेट चल रही है। 60 साल पहले जो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी वो सिर्फ 4% थी, लेकिन अब ये बढ़कर 11% हो गई है। इजाफा ज़्यादा तो नहीं आया है, लेकिन एक फ्रेज है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो हुआ। धीरे धीरे अब और भी इम्प्रूवमेंट होगा और धीरे हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिलने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।